मेरे अजीज़ो कारब दोस्त जब उम्रा की अदायगी से वापस आते हैं तो एक शिकवा शिकायत मैंने तकरीबन हर किसी से तो नहीं कहूँगा लेकिन अक्सरियत वो ये कि हमारा जो ट्रैवल एजेंट था उसने बड़ी जाती की। वो जाती क्या होती है, किस तरह वो बंदा, एक बड़ा मुकद्दस ये पेशा है आपका कि आप किसी को हज या उम्रे के लिए भेजते हैं तो अगर उसे कमिटमेंट जो भी हो, खुश हो, तो यकीनन वो आपके हक में, कोई भी ट्रैवल और टूर कंपनी हो उसके हक में दुआ करता है। अगर वो वादे से पूरा आप नहीं उतरते तो यकीनन फिर उसके दिल से कुछ ना कुछ बुरा निकलता होगा। सफरे दुआ ट्रेवल्स एंड टूर, ये नौजवान जो है इसका नाम नदीम अहमद है, 10-12 साल में इन्होंने एक अपना नाम पैदा किया और मैंने इसलिए आज आपको ज़हमत दी है। जो मैंने लोगों की शिकायत आप तक पहुंचाई है उसकी वजूहात क्या है, अब ये आपने बड़ी ईमानदारी के साथ बताना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि जो ट्रैवल कंसल्टेंट जो मिस कमिटमेंट करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे जो ज़ायरीन हैं, पैसेंजर हज़रात हैं, उनकी तरफ से भी होती हैं और कुछ जो हैं वो ट्रैवल कंसल्टेंट की तरफ से भी होती हैं। जी, पहली बात तो ये कि हमारा जो पैसेंजर है या जो ज़ायरीन है, जब वो निकलते हैं मार्केट में अपना उम्रा पैकेज बुक करने के लिए, उनके पास उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज ही नहीं है जो वो बाय करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो वो 2-3-4 लोगों के पास जाते हैं जहाँ पे उनको 2-4-5 हज़ार रुपये कम लगते हैं और वो वहाँ पे अपनी बुकिंग को मैच्योर कर लेते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब वो उसकी ग्राउंड रियलिटी पे आए, जब उनको पता हो कि लेट्स सपोज एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि मक्का में जो इब्राहिम खलील रोड है जहाँ पे पाकिस्तानी लोग ज़्यादा क़याम करते हैं, वहाँ पे आपको 200 मीटर से लेके इकोनॉमी क्लास में मैं बता रहा हूँ कि होटलिंग 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक मिसफिला कुबरी से पहले पहले हर तरह के होटल्स मिलते हैं। अब वो एक पैसेंजर है जो हमारे पास आया, उसने कहा कि 300 मीटर पे आप हमें अकोमोडेशन दें और हम उसे प्राइस देते हैं लेट्स सपोज 2.5 लाख रुपए जी। और वो हमें एक पेज देता है, वो कहता है कि भाईजान यही 300 मीटर पे एक बंदा हमें 2,10,000 रुपए में अकोमोडेशन दे रहा है, टोटल पैकेज दे रहा है। ठीक है जी। तो उसको अब ग्राउंड रियलिटी का ये नहीं पता कि 200 मीटर के ऊपर ही कुछ बिल्डिंग्स भी हैं जो कि बिलो द कैटेगरी आप कह लें, जहाँ जैसे हमारे लाहौर में एक नॉर्मल कैटेगरी के जो होटल्स होते हैं वो भी मौजूद हैं और कुछ होटल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मेन रोड के ऊपर हैं और वो उनकी डेफिनेटली उनकी प्राइस भी ज्यादा है और उस चीजों में फर्क आया था। और पैसेंजर को ये नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी है कि 200 मीटर सिर्फ नहीं हमने देखना, हमने होटल कैटेगरी को भी देखना। यानी वहाँ पे जो इंतजामात है, बिल्डिंग की कंडीशन है, सर्विसेज हैं, यानी सबको देखना है। लाहौर में रेलवे स्टेशन में भी दाता साहब के पास जो होटल है, नहीं बाटी होटल है, वो अब अगर उस जैसा मिल जाए तो यकीनन वो नकाबिले रिहाइश है। नकाबिले रिहाइश सही। और बहुत से लोग वहां पे जाके इन्हीं होटल्स में मजबूरी के तहत क़याम करते हैं कि यार हम आ तो गए हैं, अब हमने रहना भी है कहीं ना कहीं। तो वो पीछे वो अपने कंसल्टेंट को जब फ़ोन करते हैं वो बाज़ दफ़ा वो फ़ोन नहीं लेता और कुछ इस तरह के मामला। और मेरा जो बुकिंग का तरीकाकार ये है कि अगर आप आफ्टर द इंटरव्यू आप ये देखिएगा कि मैंने यहाँ पे एक LCD नस्ब की हुई है, इसमें मैं पैसेंजर को यहाँ पे बिठा के उसको मैं उसको होटल दिखाता हूँ। ठीक है जी। कि ये आपका होटल है, ये इसका नाम है। जब मैं आपको आपका होटल वाउचर दूंगा उसके ऊपर कोई सिमिलर नहीं लिखा होगा कि अगर ये नहीं होटल मिलेगा तो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। 100% वही होटल, 100% वही होटल मिलेगा। और इसके अगेंस्ट में उनके हमने यहाँ पे एक एग्रीमेंट बुक रखी हुई है। उस एग्रीमेंट बुक पे मैंने सारी डिटेल लिखने के बाद जो होटल उनसे कमिट किया जाता है उस पर मेंशन किया जाता है, मेरे सिग्नेचर होते हैं और पैसेंजर के सिग्नेचर होते हैं। और मैं उनसे खुद कह रहा हूँ, तो इस तरह कोई नहीं कहता, मैं खुद कह रहा हूँ अगर ये आपको ना मिले मुझे यहाँ पे आके आप सू कर सकते हैं, मुझे अब हाई कोर्ट में जहाँ पे आप मिलना चाहे मुझे मिल सकते हैं, मुझे जबरदस्त। ठीक है जी। यानी मेरा सवाल जो था उसका पहला जवाब जो जुज है वो ये है कि जो ज़ायरीन है उम्रा की अदायगी के लिए जो हजरात ख्वातीन हजरात गए हुए, रिहाइश का प्रॉब्लम सबसे बड़ा जिससे वो तंग होते हैं। इसके अलावा बताइए नदीम भाई। इसके अलावा सर ये है कि जो मैं सबसे समझता हूँ कि मेरी फील्ड में जो सबसे बड़ा ये मसला है, और शायद मे भी मेरे किसी कंसल्टेंट भाई को मेरी बात बुरी लगे, मैं पहले माजरत खाऊं, उसमें ये सर कि हमारे कंसल्टेंट का ना एक उन्होंने एक चीज़ अपना ली है कि एक बंदा जो कि हमारी ट्रेड में अपर लेवल पे काम कर रहा है और उसी के पैकेज को पूरी मार्केट में वो लोग सेल कर रहे हैं।
आपके पास आपकी एक बड़ी कंपनी है, आपका स्टाफ वहां पे मौजूद है, आपने 3 होटल डिफरेंट आपने वहां पे खुद इन्वेस्टमेंट पे लिए हुए हैं, साल के लिए, 8 महीने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो पासपोर्ट यहाँ पे बुक करता हूँ, जो बुकिंग करता हूँ, वो आपके पास ले आता हूँ। अब ये है कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी आप पे छोड़ दी। अब आप इसको किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह लेके चलते हैं, वो पैसेंजर को नहीं पता। पैसेंजर को ये पता है कि मैंने नदीम साहब को चीजें दी हैं, बिल्कुल, लेकिन नदीम साहब ने आगे आपको किसी को भेज दिया, वो सारा काम खराब हो गया। सफरे दुआ का ये है कि जो बुकिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो लेफ्ट राइट किसी के पास नहीं जा रही। और कोई बंदा यहाँ पे जब वीडियो देखने के बाद क्लेम करना चाहिए कि नदीम साहब हमसे होटल बाय करते हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं लेता। अच्छा नदीम भाई, ये आप इस आपके जवाब से मेरा एक और सवाल ने जन्म लिया जी जी कि ये पैकेज किस तरह बनते हैं और क्यों बनते हैं। जी बिल्कुल। ये देखिए ना, मतलब कि एक ही डेस्टिनेशन है, जी जी, एक ही मुकद्दस फरीजे की अदायगी के लिए आप जा रहे हैं, जी जी। तो उसके यानी मुख्तलिफ पैकेज बन गए। ये बड़ा कमाल काम है सर। डिफरेंट पैकेजेस से ना मुराद तो हमारी मेन प्राइस ही है ना। जी हाँ जी, वही प्राइस डिफरेंस वहां पे आ रहा है जो मैंने आपको होटल का बताया। अच्छा, होटल की वजह से प्राइस है। और दूसरा हमारी एयरलाइंस में कुछ फर्क आता है, जैसे सऊदी एयरलाइन इस वक्त टॉप ऑफ लाइन चल रही है, ठीक है, उसका थोड़ी सी प्राइस जो है वो एज कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस वो थोड़ी सी महंगी होती है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास डोमेस्टिक में यानी कि सेरीन, एयर सियाल, मतलब ये PIA, एयर ब्लू, ये लोग काम कर रहे हैं, और इनकी जो प्राइसेस है ना वो थोड़ी सी मतलब कम होती हैं, और इसमें भी फर्क आ जाता है। कम से कम उम्रा कितने दिनों में आप भेजते हैं करने के लिए, और मैक्सिमम डेज क्या होते हैं? सर इट डिपेंड्स कि पैसेंजर कितने दिनों के लिए ट्रैवल करना चाहता है। अगर तो सिर्फ उम्रा के ड्यूरेशन के लिए बात करें तो वो तो मैं समझता हूँ कि 3 दिन भी इनफ होंगे जी। एक दिन आपका मतलब आप ट्रैवलिंग में जाते हैं, फर्स्ट डे आपने मक्का में क़याम किया, उम्रा परफॉर्म किया। उम्रा पे बेसिकली मैं मतलब जब भी जाता हूँ मुझे 2-2.5 घंटे में मैं इजीली उम्रा परफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने मस्जिद नबवी हाजिरी देनी है। अगर आप कम से कम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि 3 डेज मिनिमम आपको जरूर 3 दिनों में आप अपना उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। उम्रा और मस्जिद नबवी में हाजिरी, मस्जिद नबी में आप हाजिरी भी दे लेते हैं। जी जी। और उसका पैकेज यानी वो बता दीजिए। अगर उसकी कम से कम प्राइस, कम से कम की प्राइस की बात करें, विद टिकट जी, विद रेजिडेंस, आपकी ट्रांसपोर्ट और आपका वीजा, इसकी तकरीबन जो मतलब मोस्ट रिसेंट पैकेज गुजरा है 3 दिन के लिए, मैं समझूंगा कि 1,90,000 में ये पैकेज बन जाता है। अच्छा, ये यानी 3 दिन में आपने किया, या मैक्सिमम कितने डेज होते हैं? अगर इसी को हम 21 डेज पे लेके जाएंगे ना, अब ये देखिए ना कि उम्रा, ये जानना भी बड़ा जरूरी है हमारे देखने वालों को, ख्वाहिशमंद हजरात को, इंक्लूडिंग मी, कि 21 दिन में भी उम्रा है और 3 दिन में आप चूंकि फ्रीक्वेंट जाते रहते हैं और आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो ये बताइए कि 21 दिन में फिर आप कौन कौन से ऐसे जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम देते हैं? उसमें सर ये होता है जो 21 डेज के लिए ट्रैवल करते हैं उसमें कोई प्राइस में बहुत बड़ा फर्क नहीं आता, क्योंकि आपने टिकट को पहले से पे कर लिया है, वो एज इट इज सेम रहेगी। आपकी जो वीजा है वो पे हो गया, ट्रांसपोर्ट आपकी पे होगी। अब आप 21 दिन का पैकेज की प्राइस की बात करें 2,20,25 हज़ार रुपये में एक अच्छा उम्रा पैकेज बन जाता है, टोटल कंप्लीट पैकेज। और दूसरा आपने कहा 21 डेज में किस तरह होता है, हम क़याम इस तरह करते हैं, जब पैसेंजर यहाँ से जाता है हम पहले 5 दिन मक्का में क़याम देते हैं, ठीक है। उम्रा परफॉर्म करने के बाद उन्होंने ज़ियारत के लिए हम उनको भेजते हैं, और नेक्स्ट डे मतलब उन्होंने कोई शॉपिंग करनी है, ये लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करना है, वो आराम से वो करते हैं। फिर मदीना मूव कर देते हैं। मदीना में 8 से 10 दिन अमूमन लोग क़याम करते हैं। मदीना पाक में तो जाके बेसिकली लोगों ने नमाजें ही अदा करनी होती है, और उसके अलावा वो ज़ियारत के लिए जाते हैं, और अपना मतलब मक्का हरम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के सवाब के बराबर है, मदीना हरम में 50,000 नमाज के सवाब के बराबर। यही वो चीज़ें हैं वो जो है सारी समेटते हैं, वो सारी समेटते हैं। इस तरह फिर वापस मक्का आते हैं, और फिर 5 दिन क़याम करने के बाद पाकिस्तान वापसी होती है उनकी। अब मुझे ये बताइएगा कि कौन से महीने से उम्रा की अदायगी शुरू हो जाती है और कब यानी उसका सीजन क्लोजिंग की तरफ आ जाता है? जी, ये कोविड से पहले सऊदी गवर्नमेंट इसको ज़्यादातर ओपन कर रही थी रबीउल अव्वल के अंदर, लेकिन मतलब आफ्टर कोविड इन्होंने रूटीन कर ली है कि राइट आफ्टर हज ना मुहर्रम स्टार्ट होते साथ ही ये उम्रा मतलब सीजन स्टार्ट कर देते हैं, और ये टिल मतलब आप समझ लें कि हज से हम 15 शवाल 20 शवाल तक भी पैसेंजर को ट्रैवल करवाया। ठीक है, ठीक है। यानी कि गैप जो आ रहा है दरमियान में 1 से 1.5 माह का गैप आ रहा है, अभी भी तकरीबन 10 माह का उम्रा सीजन होता है। 10 माह का 10 माह का उम्रा सीजन। अच्छा, अब नदीम, मैं तो चूंकि ज़ाती तौर पे बड़ी तहकीक और तस्दीक करने के बाद आपके पास आया हूँ, और मैं अपना हर प्रोग्राम इसी तरह मेहनत करके करता हूँ कि मैं किसी ऐसे आदमी के पास जाऊँ जिसके कोलो फेल में तजाद ना हो। ठीक है। अब सारी दुनिया
सफरे दुआ ट्रैवल एजेंसी पे नहीं आ सकती, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे। आप क्या गाइड करेंगे लोगों को कि जब वो अपनी बुकिंग के लिए जाए तो क्या देखें? जी बिल्कुल। ऐसा एक बहुत आदमी, अच्छा सवाल है। एक ऐसा आदमी जो थोड़ा मतलब मेरी तरह का कम इल्म रखता है, जी जी तो उससे कोई आप ऐसी बात बता दीजिए कि उसका सफर आसान हो जाए। जी बिल्कुल। ये जैसे मतलब यही नहीं कि मैं पहले बात करूँ कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत में और लोग भी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन जो लोग मतलब हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, आउट ऑफ सिटी से हैं, जी। उसमें मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने उम्रा की बुकिंग करनी है, उम्रा पैकेज की बुकिंग करनी है, बड़ी माजरत के साथ अपनी गली मोहल्ले के इमाम मस्जिद से, ये मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, लोग क्या करते हैं कि यार हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो बुकिंग करवाते हैं। अच्छा। ठीक है जी, वो बुकिंग करवाते हैं और क्योंकि वो नॉन प्रोफेशनल है, देखें वो जो काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में, जो इमामत की फील्ड में है। अब हम, मेरे पास बहुत से लोग इस तरह के आते हैं कि ये साहब हैं, हम बुकिंग करते हैं और हम आपके साथ डन कर लेते हैं कि हमने आपके साथ डन किया 2 लाख रुपए में, आगे से पैसेंजर से उन्होंने मिसाल के तौर पे 2.5 लाख रुपया ले लिए, और हमें उन्होंने मतलब उसमें वहां पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि आपने 2 लाख में ही वो चीजें देनी है। मैं ऐसे जो एजेंट्स हजरात हैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता, उनको मैं बिल्कुल ये एजेंट बिल्कुल नहीं, इनको कमीशन एजेंट के तो ज्यादा बेहतर है। मैंने सर सिर्फ ना वो लफ्ज अगर इमाम मस्जिद का बोला, अगर किसी को बुरा लगा माजरत तो हूं, उसकी लेकिन माजरत है जी। उसमें ये है सर कि लोग आते हैं और इसमें बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि इस फील्ड का तजर्बा भी रखते हैं। लेकिन मैं पहली मेरी आपसे रिकमेंडेशन ये कि आप प्रोफेशनल आदमी से काम करवाएं। और दूसरे नंबर प्रोफेशनल आदमी को कैसे जांचना है, जो कि खुद ग्रुप्स के साथ ट्रैवल करता है, जिसके पास अपना एक एक्सपीरियंस हो और मार्केट में उसकी रेपुटेशन कैसी है, लोग उसके साथ जो आ रहे हैं उसका फीडबैक कैसा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है। और थर्ड में ना जो एक बड़ा की पॉइंट है जो शायद आपके लिए फाइंड करना मुश्किल हो, लेकिन ये है कि उसमें ये है कि जो जिस कंसल्टेंट के पास अपना स्टाफ वहां पे मौजूद है ना, बेशक वो 1 या 2 लोग हैं मक्का पाक में और मदीना पाक में। ये जरा इसकी वजाहत दोबारा फरमा दीजिए, ये बड़ी जरूरी बात बता रहे हैं आप। जिस कंसल्टेंट के पास अपना स्टाफ वहां पे बेशक 1 या 2 लोग वहां पे मौजूद है ना, इट मींस कि वो वहां की ग्राउंड रियलिटीज को, ग्राउंड की प्रॉब्लम्स को वो अच्छी तरह जानता है, समझता है और उसको टैकल करना जानता है। अगर किसी जगह पे कोई मुश्किल परेशानी है कि अगर स्टाफ मेंबर उसके वहां पे अपने जाती होंगे जिसको वो पे कर रहा है, तो वो उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व भी कर सकता है। लेकिन जिसने, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू के शुरू में बात की, जिसने किसी को जाके पासपोर्ट दे दिए, किसी को आपकी बुकिंग दे दी, अब आपको मुश्किल आएगी, आपने उस कंसल्टेंट को फोन किया, उसने उसको फोन करना है, उसने आगे उस बंदे को फोन किया जिसको उसने दिए होंगे। ठीक है जी। तो इसमें सारा ना खिचड़ी मच जाती है, उसमें पैसेंजर बड़ा ख्वार होता है। आप कोशिश करें 2, 4, 5, 10 हजार को मत दिखा करिए, आप सर्विसेज को देखें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद जिंदगी में एक दफा जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो कुछ लोग कमेटी डाल के जाते हैं। आप कोशिश करें कि आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जिसके पास पूरा नॉलेज हो, जो प्रोफेशनल हो और कुछ इस फील्ड में काम कर रहा हो पुराना, अपना स्टाफ भी उसके पास थोड़ा बहुत जरूर हो, ताकि वो अच्छी चीजें से आपको पूरा जो पैकेज है ना उसको अच्छे से टैकल कर सके। देखिए पासपोर्ट तो लाजमी है जी, ये तो मेन पार्ट है जी। जी जी। इसके अलावा एक आदमी ने पासपोर्ट बनवा लिया और कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई परमिशन चाहिए, कोई एनओसी चाहिए, कोई मतलब ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो उम्रा पे जाने के लिए जरूरी हो, तो ये एक तरीकाकार भी वजाहत कर दे कि वो आपके पास सिर्फ पैसे लेके आए और पासपोर्ट लेके आए या कुछ और भी लेके आना है उसने। जी सर, ये उम्रा वीज़ा के लिए तो सऊदी गवर्नमेंट ने इतनी आसानी कर दी है कि आपको जस्ट एक स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट फर्स्ट पेज, यानी कि हमारा पासपोर्ट हमारे पास होना लाजमी है। ठीक है जी। और उसके अलावा आपकी जो उम्रा बुकिंग के लिए आपकी जो पेमेंट है प्राइस है, बस वही आपने पे करनी है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको एनओसी की जरूरत पड़ती है, डिपार्टमेंट के एनओसी चाहिए। जी जी बिल्कुल, उनको चाहिए। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ, मैं अपने देखने वालों को, ख्वाहिशमंद हजरात जो उम्रा या हज के लिए सादत के लिए हासिल करना जाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे छोड़ दूंगा, नदीम अहमद साहब का। पढ़े लिखे, ईमानदार और खुदा खौफी रखने वाले जो हमारे दोस्त हैं ना, उनमें से ये एक हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आप इनसे मशवरा करके, बेशक आप किसी और से भी अपना जाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इनसे मशवरा जब करेंगे तो ये आपको बहुत काम की बात बताएंगे। तो सर थैंक यू वेरी मच। सर नाइस मीटिंग। बहुत